नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ये इसलिए भी पता चल रहा है क्योंकि उससे पहले जो आखिरी मतदाता सूची है यानी कि वोटर लिस्ट, वो चुनाव आयोग ने जारी कर दी। अब इस वोटर लिस्ट में दिल्ली में ऐसा पता चल रहा है कि 83 लाख पुरुष मतदाता हैं और 70 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं, यानी कि कुल मिलाकर के करीब 1.5 करोड़ वोटर लिस्ट में लोग हैं इस बार के चुनाव के लिए। लेकिन अब क्या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, उसको लेकर के सबसे ताजा विवाद शुरू हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्ट को लेकर के वो एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। अब ये आरोप किस बिना पर लगाया जा रहा है? उनका कहना है कि करीब 6000 से ज्यादा वोट इस मतदाता सूची से हटाए गए हैं, यानी कि जानबूझ के कुछ नाम जोड़े जा रहे हैं और कुछ नाम बीजेपी के हिसाब से हटाए जा रहे हैं। और ये खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा सीट में हो रहा है, जहां आपको पता ही होगा कि खुद अरविंद केजरीवाल वहां से प्रत्याशी हैं। तो क्या सच में वोटर लिस्ट स्कैम दिल्ली में हो रहा है? पहले सुनिए कि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज क्या आरोप लगाया। पर आपको यह भी बता दें कि अंतिम सूची जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये तो कहा है कि 6000 से ज्यादा वोट हटाए गए हैं। उन्होंने कुछ वोट जोड़ने की भी बात की है, यानी कि करीब 5.5% वोट हटाए गए हैं और कुछ वोट जोड़े भी गए हैं और ये सब बीजेपी के मन मुताबिक हो रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई। तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। आम आदमी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम हो रहा है और वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, नाम जोड़ दिए गए हैं। ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है? एक BLO होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, एक BLA होता है, बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। ये सारे BLA और BLO बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे BLA तो काम कर रहे थे, इनके BLA कहां थे? कई सारे मुद्दे अब इस चुनाव में उठाए गए हैं, तो ऐसे में आज के अड़ी के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। क्या सच में दिल्ली की वोटर लिस्ट में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है? बार बार नई दिल्ली सीट को ही लेकर के ये इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो गया है? क्या सच में आम आदमी पार्टी में किसी तरीके की हड़बड़ाहट या नर्वसनेस है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, खास तौर पर नई दिल्ली की सीट को लेकर के, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता, कुशाग सक्सेना कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और समीर जी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। पर सबसे पहले शिवम त्यागी, आपसे बात होगी। ये बहुत ही एक डिटेल्ड चिट्ठी आज आतिशी जी ने लिखी है। उनका ये कहना है, और उन्होंने बड़े सारे उदाहरण दिए हैं, मुझे विश्वास है आपने भी ये चिट्ठी पढ़ी होगी, पर उन्होंने इस बार कुछ ऐसे हवा में तीर नहीं मारा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कुछ 5-6 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं और मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए वो पढ़ के बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि क्या होता है जब पूरी प्रक्रिया बता देते हैं कि कुछ लोगों को
इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने पास बुलाया कहने के लिए कि आपके कहने पे हमने कुछ नाम इस सूची से हटाए हैं, अब आप आकर के बताइए क्या आपने ये शिकायत की है। तो इन लोगों में से कुछ 2900 वोटर थे, पर्सनल हियरिंग के लिए उनको बुलाया गया इलेक्शन ऑफिस। इनमें से कुछ लोग हैं तरुण कुमार चौटाला, जिनके नाम से 108 अर्जियां दी गई हैं। तरुण जी ने बोला भाई मैंने तो एक भी अर्जी नहीं डाली, पर उनके कहने पे तथाकथित उनके कहने पर नाम काट दिए गए। फिर एक उषा देवी हैं, गोल मार्केट में रहती हैं, 22 नोटिस उनको मिले और उनसे कहा गया कि भाई आपने भी क्या कंप्लेंट की। उन्होंने कहा मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। 3 ऐसे और ऑब्जेक्शंस हैं, सुनीता जी, विपिन जी, मिस मोनिका, सब गए हियरिंग के लिए, कहा हमने तो कोई अर्जी दी नहीं। तो ये कहां से आई शिकायत और क्यों इस शिकायत के नाम पे ये लोगों के नाम काटे जा रहे? तो शिकायत पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट डेटा इनके पास है जिस तरीके हाँ, से उन्होंने डेटा दिया है, ये डेटा दिया है। उन्होंने कहा है नई दिल्ली में 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म 6 जो रिसीव हुआ है, करीब 3000 फॉर्म 6, 16 दिसंबर को 234, 17 दिसंबर को 298, 18 दिसंबर को 302, यानी कि शिकायत पे शिकायत आई जा रही है और नाम काटे जा रहे हैं। कंक्लूडिंग डेटा, कितने नाम अभी तक आज तक वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं? 6000। हाँ, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वोटर जो उनको लगता है ऐसा है, तो मैं मानता हूं सबसे पहले खास तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, बारंबार जो रिक्वेस्ट लगाई जा रही है, उसके पीछे का आधार क्या है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मोती नगर T82 एक जगह है, ठीक है, जो कि एक फुटपाथ है। उस फुटपाथ पर एक जगह पर 26 वोट बने हुए हैं। 26 के 26 फर्जी है, क्योंकि T26 T82 कोई है ही नहीं जगह, फुटपाथ है वो। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसको लेकर एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए? नहीं, पर मैं दूसरा पर आता हूं। जो जिस आदमी के नाम पर एप्लीकेशन लगी है वो खुद कह रहा है मैंने तो लगाई नहीं। मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन उसमें जो है तरुण चौटाला कह रहे हैं मैंने लगाई नहीं। इलेक्शन कमीशन उसको देखे। अभी पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन गए थे और मिलकर आए थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी पूरी बात सुनी है, एड्रेस किया है और पूरे तरीके से हमें आश्वस्त किया है कि यहां पर कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अब आगे आता हूं। त्रिलोकपुरी में B174 में एक कमरे में 38 वोट रजिस्टर्ड है। 38 एक कमरे में। उन 38 के 38 में से एक भी आदमी वहां पर नहीं रहता है। ऐसे फर्जी वोटर्स इस दिल्ली में है। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने खुद एफिडेविट देकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि यहां पर 8 लाख वोट फर्जी हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रदेश में या फिर कहीं पर भी अगर फर्जी वोटर्स हैं, उनका सामने निकलना जरूरी है, आना जरूरी है, लेकिन यह भी इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि कोई भी लेजिटिमेट वोट ना कटे। और वो नहीं कटेगा, वो उस बात को आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि रोहिंग्याओं के बल पर, फर्जी वोटों के बल पर, जिनको कल तक वो खुद कहते थे कि 8 लाख वोटर फर्जी हैं, 8 लाख कैंडिडेट्स जो फर्जी हैं और जिस पर वो कहते थे कि यहां पर लोग हैं, अगर आज वो उनको अपना वोटर मानकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनको नहीं काटना चाहिए, तो माफ कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हां, कहीं पर भी लेजिटिमेट वोट ना कटे, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको इंश्योर। फिर से आपसे पूछूंगी कि ये जो शैडो कैंडिडेट्स है जिनके नाम पर कंप्लेंट गई है, क्या ये बीजेपी के नाम पर गए हैं, हां या ना? क्या आपने इनको भिजवाया है वहां पर लोगों के नाम कटवाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या आवश्यकता है? हम तो सिर्फ एक चीज कहते हैं, जहां पर भी फर्जी वोट है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। जहां पर फर्जी वोटर है, जहां पर रोहिंग्या है, जहां पर गलत तरीके से चीजें चल रही हैं, अभी पिछले दिनों आप मांग करेंगे कि ये जिन लोगों के नाम पर फर्जी एप्लीकेशन दी गई है इसकी जांच हो? बेशक, इसमें तो कहीं कोई दो राय ही नहीं है। मैं कहता हूं बाई डिफॉल्ट ही अगर आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड को प्रूव कर सकती है तो वो बाई डिफॉल्ट ही उसमें जांच होनी है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, शूट द स्कूट नहीं हो सकता कि सिर्फ चार्जेस लगाओ और भाग जाओ, चार्जेस लगाओ और भाग जाओ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रूफ कीजिए। और मैं फिर से आप दूसरा फैक्ट बताती हूं रीना गुप्ता जी, यहां पर, और ये कल के अखबार में ही छपी है रिपोर्ट, एक BLO है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ब्लॉक लेवल ऑफिसर ने 29 दिसंबर को एक कंप्लेंट की है। उनकी कंप्लेंट में क्या लिखा है कि सर्वेंट क्वार्टर नंबर 66 है, ये संजय सिंह के नाम पे है। ये मैं कंप्लेंट से पढ़ के बता रही हूं। सर्वेंट क्वार्टर नंबर 66 में आपके पोलिंग एजेंट रहते हैं, वहां पर मिसेस त्रिवेणी, सूबेदार, रॉकी, जो कि वहां पर नहीं रहते हैं, उनके नाम का वोट डला हुआ है, ऐसा BLO ने कंप्लेंट किया। ये सब तथ्य हैं और इनका नाम तो कटना चाहिए ना।
पद्मजा जी, मुझे समय दीजिएगा, मैं आपकी सारी बातों का विस्तार से जवाब दूंगी। देखिए पद्मजा जी, जो इलेक्शन कमीशन की एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज होती है, अभी मई में लोकसभा चुनाव हुए थे तब वोटर लिस्ट बनी थी, उसके बाद 2 महीने डिटेल्ड एक्सरसाइज हुई और अक्टूबर के अंत में इन्होंने एक ड्राफ्ट लिस्ट अपनी जो है वो एक फाइनल करी। अब वो लिस्ट फाइनल होने के बाद आप देखिए नई दिल्ली विधानसभा में लगभग 6000 वोट काटने के और 10,000 वोट ऐड करने का वाकया सामने आया है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 2 महीने जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज थी, इलेक्शन कमीशन इतना इनफेक्टिव है कि उनकी वो एक्सरसाइज बेकार थी कि उसके 2 महीने के बाद लगभग 15% वोटर लिस्ट में चेंज आ गया। नई दिल्ली विधानसभा वीआईपी एरिया है, वहां पे कुल वोटरों की संख्या ही 1 लाख है और आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद, मतलब 2 महीने भी कहां हुए, अक्टूबर के बाद इतनी तादाद में लोग, 10,000 लोग नई दिल्ली के अंदर आ गए और 6,000 लोग या तो स्वर्गवास हो गए या नई दिल्ली छोड़ के चले गए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा इसमें नजर आता है कि दाल पूरी काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है। पहली बात, ये पहला वाकया नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने शहादरा विधानसभा का खुलासा किया था, जहां पे 11,000 लोगों के नाम ये लोग गुपचुप तरीके से कटवाने की कोशिश कर रहे थे। हमने मीडिया के सामने पूरा डिटेल रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के विशाल भारद्वाज नाम के एक इनके कार्यकर्ता ने, इनके पदाधिकारी ने वो एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को। चूंकि एक विसिल ब्लोअर के मार्फत हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वहां पे रुक गया। अब मैं आपको एक तुगलकाबाद का एग्जांपल नहीं, मैंने तो जो बीएलओ का एग्जांपल दिया आपको, जो बीएलओ की कंप्लेंट है वो क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली में ही जो लोग रह नहीं रहे हैं उनका नाम रजिस्टर्ड था, तो उनका नाम कटना तो जायज है ना। जो अगर सर्वेंट क्वार्टर में रह ही नहीं रहे हैं और उनके नाम का वोट वहां पर है तो ये तो गलत होगा और ये कटेगा, तो इसको धांधली कैसे कहा जा सकता है? और ये अखबार में छपी हुई है, मेरे को अपने हवाले से नहीं बता रही। पद्मजा जी, ऐसे दो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। अगर कोई गलत है उसका नाम काटिए। ऐसे 2, 4, 100, 1000 लोग हो जाएंगे, 15,000, 16,000। और मुझे कंप्लीट करने दीजिए पद्मजा जी। आपको पता होगा कि हमारे जो सांसद माननीय संजय सिंह हैं, उनकी पत्नी का नाम काटने के लिए 2 एप्लीकेशन दी गई थी। ठीक है। और जिन लोगों के नाम से वो एप्लीकेशन दी गई, जब उनसे जाके बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमने नहीं दिया एप्लीकेशन। पद्मजा जी, आपने अपनी जिंदगी में पता नहीं कभी कोई एप्लीकेशन किसी का नाम कटवाने के लिए दी है कि नहीं दी है? मैंने तो कभी नहीं दी। एक आम आदमी कभी किसी का नाम कटवाने की एप्लीकेशन देता ही नहीं है। एक आध कोई दे भी दे तो ठीक है, लेकिन एक एक नाम से 250, 300 एप्लीकेशन कटने की दी जा रही हैं। ठीक है। और कानून ये कहता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि किसी ने गलत एप्लीकेशन दी है अगर, तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हम लोगों ने इंसिस्ट किया, तो ये तो चैलेंज दे रहे हैं कि आप एफआईआर कर दीजिए। एफआईआर हुई है। अब ये सारे जो लोग हैं, ये मैंने सारे सवाल पूछे रीना जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप एफआईआर कीजिए और इसकी पूरी जांच बिठाइए। 10 सेकंड और ठीक है, 10 सेकंड और, फिर मैं डिबेट ओपन करना चाहती हूँ। हाँ, 10 सेकंड और दीजिए पद्मजा जी, मैं अपनी 10 सेकंड में बात खत्म करूंगी। प्लीज मुझे 10 सेकंड और दीजिए। जहां तक रोहिंग्या का सवाल है तो हरदीप पुरी से पूछ लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या किसी ने बसाए हैं तो माननीय मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी ने बसाए हैं, और वो बहुत शान से कह रहे थे कि दिल्ली में रोहिंग्या को हमने फ्लैट दिए हैं, 24/7 सिक्योरिटी भी दी है। तो एक बार हरदीप पुरी को से पूछताछ कर ली जाए, दिल्ली में अगर रोहिंग्या हैं, कहां है, तो हमें सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, वो रोहिंग्या और डीडीए फ्लैट वाला मामला बहुत बार उसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। रोहिंग्या क्यों कर रहे हैं? ठीक है, रोहिंग्या दिल्ली में है तो आप लोग लेके आए, आपने बसाया है। ठीक है, 30 सेकंड में आप अपना इसका जवाब दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाना। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम कोई शीश महल के मिनी बार पर ग्लास लेकर नहीं बैठे हैं कि कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। कहा गया कि कितने वोटर ज्यादा से ज्यादा होंगे, वोटर लिस्ट 2-4 हजार हो रही है, वोटर लिस्ट 2-4 हजार
आप। 2-4 इधर-उधर हजार जाने वोट की जरूरत बीच में नहीं है। मैं बोल सकता था उनके बीच में, लेकिन वोटर इसलिए लिस्ट नहीं की बोला। बात करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शीश महल के मिनी बार पर ग्लास लेकर नहीं बैठे हुए हैं, टीवी 9 पर बैठे हुए हैं। क्रेडिबल डिबेट होनी चाहिए। आपने कहा कि 2-4 हजार फर्जी वोटर होंगे। अगर सिर्फ 2-4 हजार फर्जी वोटर है तो 2015 में अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन ये चिट्ठी लेकर एफिडेविट देने क्यों गए थे कि दिल्ली में 8 लाख फर्जी वोटर है? 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का, अरे भाई ये कोई शुभम टॉकीज का खरीदा हुआ ब्लैक का टिकट नहीं है कि उसको वापस करने में बहुत मुश्किल है। आप लगातार वोट से वोट चेंज कराते रहते हो। आप सुल्तानपुर में हो, आप नई दिल्ली में हो, आप पांडव नगर में हो, अलग अलग। जाहिर है जब आप एक जगह से दूसरी जगह वोट बनाएंगे तो उसको देकर प्रॉपर फॉलो अप करिए ना। शराब नीति की तो बड़े फॉलो अप कर रहे थे, पूरा का पूरा स्टाफ भी संजय सिंह जी का जेल चला गया। अब आगे आता हूं मैं, एक और चीज बहुत क्लैरिटी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने कहा रोहिंग्यास का तो हरदीप पुरी जी से पूछे, खैर उसका जवाब आ गया, लेकिन ये आपको कैसे पता चल रहा है बार बार हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये वोटर हमारे ही हैं, हमारे ही हैं, हमारे ही हैं? क्योंकि T38 पर, T182 पर जितने भी वोट, 26 वोट, 38 वोट वो मिल रहे हैं, वो खास तौर पर एक ही जगह से और एक ही लोगों विशेष के लोग हैं जिनको इनको लगता है कि वो इनके वोटर हैं। अंततः सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको इस पर अगर कहीं पर भी दिक्कत नजर आती है, जैसे कि अभी पिछले दिनों हुआ है, खासतौर पर 13 दिसंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, 22 दिसंबर को 175 रोहिंग्यास को खासतौर पर फर्जी रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया, 24 दिसंबर को फर्जी वोटर आईडी बनाने वालों को पकड़ा गया। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपके यहां पर गलत वोट कटे या फिर किसी ने गलत एप्लीकेशन दिया, FIR दे दीजिए। ठीक है, टीवी पर आकर ड्रामा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं कांग्रेस के पास जाना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस इसमें ना तो आपके साथ है ना बीजेपी के साथ। वो जो कहेंगे क्या वही सच माना जाए? क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है। इसमें कुछ आगे सक्सेना, आप बताइए, क्या सच में धांधली हो रही है या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? कांग्रेस इसमें कहां खड़ी है? जी, हम सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन दोनों की खींचातान के बीच में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं दिल्ली वाले, जो कि स्टैंड लीजिए। जी जी जी, सर, चुनाव लड़ने स्टैंड लीजिए। धांधली हो रही है नहीं हो रही है? जी, हम वही बता रहे हैं कि ठीक है, हम भी लोगों के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं, जा रहे हैं, और हमें भी हमारे प्रचार अभियान के दौरान पता लग रहा है कि काफी लोगों के वोट कट रहे हैं और लोगों की ये लगातार निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि हमारे वोट कट चुके हैं या हमारे वोट, यानी कि आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं कि बीजेपी धांधली करवा रही है? नहीं, हम दिल्ली के साथ खड़े हैं। मेरे को बस 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष की ही रिपोर्ट है। आप लोगों ने सर्वे करा था जनकपुरी क्षेत्र की, जनकपुरी विधानसभा के सीतापुरी क्षेत्र में, जहां एक प्लॉट पर आप लोगों की रिपोर्ट है 143 फेक वोट मिले। ठीक है, और उसी क्षेत्र में एक जर्जर मकान में जहां जो केयर टेकर है उसके सिर्फ 5 वोट वैलिड मिले और 101 वोट उसके फेक मिले। यानी एक मकान पे 106 वोट रजिस्टर्ड मिले आपको और एक प्लॉट पर 143। यानी कि वोट कटना सही है? अगर फर्जी नाम है तो कटने चाहिए। हम ये बोल रहे हैं ये एक चिंता का विषय जरूर है। यहाँ पर वोट अब जैसे अक्टूबर में, तो आपकी चिंता है क्या कि फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटर लिस्ट के साथ या सही काम हो रहा है नाम काट के? हमारी चिंता ये है कि दिल्ली की जनता के जो एक्चुअल रजिस्टर्ड वोटर है उनकी असली गिनती ECI उसका संज्ञान ले और इस मुद्दे को जल्द से जल्द क्लियर करे, ताकि वोटर्स के बीच में भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमारे वोट डिलीट हो रहे हैं या हमारे बढ़ रहे हैं, ये लोग चुनाव ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी, वोटर तो बाद में कंफ्यूज होंगे, अभी आपके दर्शक कंफ्यूज हो गए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, गलत नाम काटे जा रहे हैं, या सही है नाम का कटना? क्या आप इसमें आम आदमी पार्टी के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं? हम ECI से संज्ञान लेने की बात का समर्थन करते हैं कि जो भी हमारी तरफ से और आम आदमी पार्टी या बीजेपी की तरफ से भी जो शिकायतें जा रही हैं और वोटर की तरफ से जो शिकायतें जा रही हैं उसका संज्ञान लेके इस चीजों को दूर करा जाए। क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि समय रहते हमारे वोट नहीं आते और फिर हमें पता लगता है कि कईयों के वोट आ रहे हैं, कईयों के डिलीट हो रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर हमारा एक ये चीज है कि इस चीज के अंदर वोट प्रतिशत पे फर्क पड़ता है। ठीक है, हर चीज में जैसे आपने एक सधा हुआ जवाब दिया है कि संज्ञान ले ले, तो आप अब दोनों पत्रकारों के पास जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। जी, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपका अपना एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग कई फेक वोटर जो दिल्ली के अंदर अभी भी मौजूद हैं उस पर ECI संज्ञान ले और उसको सुनिश्चित करे कि उसको सुचारू रूप से उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? रोहिंग्या पहले तो स्थापित किसने करे दिल्ली के अंदर? रोहिंग्या को आने आप किसने करा? बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है इस चीज के लिए। गृह मंत्रालय ने क्या करा? जब रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंचे मंत्री तो रोहिंग्या कोई हवा में उड़ के तो आए नहीं। मंत्री का ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्टेंस है भाई। मैं ये बोल रहा हूं, नहीं जानता 1992 के दौरान म्यांमार में जब सारी चीजें बदली तो उसके बाद में क्या कर रही थी?
गृह मंत्रालय क्या कर रहा था उस समय? असम की, अरे गृह मंत्रालय आपका था भाई, आप भूल गए क्या असम के समय में क्या हुआ था? आप भूल गए किस तरीके से 1992 में चीजें हुई थी म्यांमार में, उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था और कितने लोग हिंदुस्तान में ट्रैवल कर रहे थे? तो ये रोहिंग्या के साथ आपको नहीं पता इसकी, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके मंत्री का बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, 2014 से आपकी सरकार है। हम तो डिपोर्ट करना चाहते हैं। 2018 में डिपोर्ट करने के लिए गए थे, एक एनजीओ आ गया जिसमें प्रशांत भूषण और ये सारी लॉबी थी जिन्होंने पीएम फाइल कर दिया। हम तो अभी भी पकड़ कर डिपोर्ट कर रहे हैं और अभी किए भी है साथ। आपने एक्शन हम कर रहे हैं, आपने तो आज तक कदम नहीं उठाया। लेकिन स्थापित कैसे हुए? ये मत रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं? मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, हम तो 12 साल से सरकार में जी, अग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं, ये कहने में भी डर हो रहा है उनको। देखिए वो तो डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे थे, आपने उन्हीं को लपेट दिया। कांग्रेस तो बीच का जवाब देने की कोशिश करी थी। एक सेकंड में दोनों पत्रकारों को लाना चाहती हूँ डिबेट के अंदर। समीर जी, क्या ये धांधली हो रही है या ये सिर्फ एक प्रक्रिया है? आपने क्योंकि इतने वक्त से राजनीति को देखा है, किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, क्या इसमें आपको कोई सब्सटेंस लग रहा है जो आज ये एलिगेशन है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से खास तौर पर कुछ चुनिंदा सीटों पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है और ये नई दिल्ली सीट की बार बार बात की जा रही है? समीर जी, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्रकार वार्ता में इस बात का जिक्र कराया कि वोट काटे जा रहे हैं और उन्हें इलेक्शन कमीशन से मिलने का वक्त मांगा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, आम आदमी पार्टी से अनावश्यक एक इश्यू बना रही है। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि मतदान पूरा हो, जो लीगल वोटर्स है वो वोटिंग करें, जो इलीगल वोटर्स है उनका नाम कटना चाहिए। ये आरोप लगा देना कि एक पार्टी विशेष रूप से मतदाताओं से 10,000, 12,000, 15,000 ज़्यादा लोगों के नाम कटवा रही है, मुझे लगता है ये तथ्यहीन है। इतना बड़ा नाम का काटना संभव नहीं है। चुनाव आयोग तो वही बार बार बोल रहा है कि जिन लोगों का वोटर्स में नाम नहीं वोट किए, हम चाहते हैं कि 100% नाम वोटिंग हो और उसके लिए जितने एलिजिबल वोटर्स है वो अपने नाम करवाए। यह कह देना कि चुनाव आयोग वोट काट रहा होगा किसी एप्लीकेशन आधार पर, मैं इसे सही नहीं मानता। उन्हें चुनाव आयोग की भी ड्यूटी की, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो चुनाव आयोग उसकी निष्पक्ष जांच करे। मुझे लग रहा है जब इतने आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को पत्रकार वार्ता लेके अपनी बात स्पष्ट करना चाहिए कि भाई हमारे तरफ से ये व्यवस्था है और इस तरह से कोई तरीके से काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ये ट्रांसपेरेंसी सबके लिए, पार्टीज के लिए नहीं, जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। राशिद साहब, क्या सबके अपने अपने पोलिंग एजेंट नहीं होते हैं हर पार्टी के, जो कि खुद अपने बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि किसका वोट काटा गया है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है? जी बिल्कुल पद्मजा, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। जब एक मीडिया हाउस ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है तो राजनीतिक दल क्यों नहीं करते? विपक्ष की देखिए एक बहुत बड़ी कमी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रतिनिधि है, इनके यहाँ के ऊपर कोई भी ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उसका कोई इंस्टीट्यूशनल तरीके से नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल जो है वो जो अगर वो सत्ता में है और वो इस तरह का किसी तरीके का मान लेते हैं कि अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या किया है? चुनाव के समय पद्मजा जो ये अक्टूबर से जनवरी का टाइम है बहुत कम होता है और इसमें आपत्तियां दर्ज करना ये सब कानूनी बातें होती हैं। इसको तो जब चुनाव नहीं है, चुनाव 6 महीने पहले इस सब चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए और इस पे ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिए। सैद्धांतिक बात करना एक चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक भी राजनीतिक दलों को होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में अपॉइंट करते हैं, उससे उसका सहयोग लेते हैं, लेकिन अपना एक इन हाउस एक उन्हें मैकेनिज्म जो बनाना चाहिए, इस पर विपक्ष का अभाव है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की पद्मजा दूसरी बात यह कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जो मतदाता सूची हो बिल्कुल साफ सुथरी हो। इसमें राजनीतिक दलों का तो देखिए, मेरा जो अपना एक पत्रकार के रूप में जो मेरा अनुमान है वो एक हवा माहौल बनाने के लिए कहता है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी और तमाम समुदाय विशेष की बात होती है, ये वो लोग क्या वोट मतदाता सूची में है या वोट देते हैं या नहीं देते हैं वो दीगर बात है। ये वोट को और इलेक्शन को पूरा इन्फ्लुएंस करने का प्रयास होता है कि एक अमुक दल जो है वो एक समुदाय को लेकर के अपना वोट बैंक खड़ा कर रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, एक कैंपेन का स्टाइल है जिसकी राजनीतिक रूप से जिसकी काट होनी चाहिए। देखिए, इस समय अदालतों से कोई चीज हाथ नहीं लगेगी और आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए। और रीना गुप्ता, यहाँ तो हम जानते हैं कि इलेक्शन, जी बिल्कुल, और आप अपने पोलिंग एजेंट से पता करा लीजिए कि क्या सच में कोई जेन्युइन लोग हैं जिनके नाम को हटाया गया है, उनका एग्जाम्पल लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने कंप्लेंट कीजिए और एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो जेन्युइन वोटर्स के नाम कटा रहे हैं। पर बड़ा आज ये आरोप ये भी लगाया गया है कि क्या नई दिल्ली सीट में
खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं, इसीलिए बार बार ये बोला जा रहा है। संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया हराने के लिए कि वोटर काटे जा रहे हैं सिर्फ नई दिल्ली सीट में। शिवम त्यागी ने तो ये भी जिक्र कर दिया कि ये कोई क्या बार टॉप नहीं है शीश महल का, कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। रीना गुप्ता। देखिए पद्मजा जी, नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी प्रत्याशी हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़िया काम किया है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए सामने कौन है परिवारवाद का जीता जाता उदाहरण। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद में वो विश्वास नहीं रखते। प्रवेश वर्मा का क्लेम टू फेम क्या है कि वो साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं और उसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लिए कभी कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जो रोहिंग्या की बात हो रही थी, पिछले 10 सालों से दिल्ली देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर दिल्ली में बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अभी पिछले दिनों यूपी में जो रैकेट पकड़ा गया था रोहिंग्या का, वहां रोहिंग्या किसने पहुंचाए? भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ जो हमारे हिंदू भाई बहन है बांग्लादेश में, उनका ये लोग प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, बांग्लादेश को चावल भेज रहे हैं और वहीं एक इंडिया में रोहिंग्या को अलाउ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट फेल हो चुका है। वोटर मैनेजमेंट की जो बात हो रही है पद्मजा जी, देखिए इनको समझ में आ गया है कि दिल्ली में चुनाव इनके हाथ से खिसक चुका है। कोई इनके पास ना विजन है, ना दिल्ली के लोगों के लिए कोई योजनाएं हैं। एक तरफ तो ये गाली गलौज करते रहेंगे और दूसरी तरफ वोट कटवा के चुनाव छीनने की कोशिश। शिवम त्यागी, कोई चैलेंज नहीं है अरविंद केजरीवाल को। अब आखिरी आपके पास पैतरा रह गया वोटर मैनिपुलेशन। देवी, रमा देवी, ये सारे पूर्वांचली भाई बहन हैं जो दिल्ली में 20, 25, 30 साल से रह रहे हैं। ये कहीं से रोहिंग्या नहीं है। इन नामों से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई रोहिंग्या नहीं। ठीक है, आखिरी दावा है आपका। रोहिंग्या तो सिर्फ बहाना है। ये लोग चाह रहे हैं कि पूर्वांचली भाई बहनों का वोट कट जाए, क्योंकि दिल्ली के पूर्वांचली भाई बहन पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को ही वोट डालते। ठीक है, जवाब दीजिए शिवम त्यागी। आखिरी दावा आपका वोटर मैनिपुलेशन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड है, बढ़िया रिकॉर्ड, निगाह रखे हुए हैं, एक एक एरिया में जा रहे हैं, कहीं भी एक भी गलत वोट। ठीक है रीना जी, अब जवाब देने दीजिए। इनका षड्यंत्र हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। षड्यंत्र सक्सेसफुल नहीं होगा शिवम त्यागी। हम छीनने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी। रीना जी, अब मैं बोल लूं, एड़ी चोटी की कोशिश कर ले, चाहे अगर आपके बोलने से अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो अभी तक जीत सुनिश्चित हो जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली घूम, रीना जी एक एक करके, कोई भी इस तरह का षड्यंत्र। ठीक है, बिल्कुल, और पैनी नजर होनी भी चाहिए, हर पार्टी की होनी चाहिए, पोलिंग एजेंट की होनी चाहिए। आखिरी पैतरा। पद्मजा जी, जिस दिन चुनाव का काउंटिंग होगा उस दिन तो हम जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, ये तो 100% तय है कि डिबेट में होंगे। मैं आपको अभी कह रहा हूं और वादा करके जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो ये फ्रस्ट्रेशन है नई दिल्ली को लेकर, बार बार जो भड़क रहे हैं, बार बार झूठी खबरें लेकर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, वोट कट गए इसकी बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से इस बार चुनाव हार रहे हैं। इसी वजह से पार्टी में ये फ्रस्ट्रेशन है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। हाँ, और उसका रीजन है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आपको 3 सीटों पे समेट दिया। मैंने कहा ना आपको, हम जिस दिन काउंटिंग होगी मिलेंगे जरूर। आप इसको जरूर रिवाइंड करके चलाइएगा। अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं और उसकी वजह है, ये पूर्वांचलियों की बात करते हैं। 2020 से 22 के बीच में जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब इस प्रदेश में दिल्ली में खास तौर पर कोरोना से लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, यही व्यक्ति बैठकर एसी में 2020 से 22 के बीच में 100 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा रहे थे। जब पूर्वांचली भाइयों को, लोगों को लगातार इस बात के लिए गाली दी जा रही थी कि ना हम आपको राशन दे सकते, ना रोटी दे सकते, ना पानी दे सकते, ना ऑक्सीजन दे सकते, ना सिलेंडर दे सकते, ना हॉस्पिटल दे सकते, ना बेड दे सकते, ना डॉक्टर दे सकते, तब ये व्यक्ति अपने साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी कंसोल लगवा रहे थे 20-20 लाख रुपए का, मिनी बार लगवा रहे थे 5-5 लाख रुपए का, एल शेप सोफा 6.5 लाख रुपए का, ट्रेडमिल 40-40 लाख रुपए के, किचन इक्विपमेंट, हमारे घरों की कीमत होती है 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए का किचन का सामान लगाया था उन्होंने उस दौरान।
और कमाल की बात है, पता नहीं क्या क्या चीजें। हाँ, आपके पास प्रूफ क्या है? सिल्क का कारपेट, सीएजी की रिपोर्ट है। सिल्क का कारपेट, मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था कि इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया होती है वो सिल्क के कारपेट पे चलती हैं। ये अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की क्वीन विक्टोरिया हो गई हैं। हमें सिल्क का कुर्ता पहनने को नहीं मिल रहा। वो आप कह रहे हैं कि ये डबल एक्सेल शर्ट पहनकर सिल्क के कारपेट पर चल रही है, सिल्क के कारपेट पर। और वो पता नहीं वो जकूजी वकूजी क्या होता है, मैं तो नहीं जानता, उसमें वैसे नहाते हुए ऐसे चेयर्स वेयर्स करते, क्या कैसे कैसी चीजें होती है वो तो भगवान जाने। लेकिन जब पूर्वांचली भाई और इस दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, नई दिल्ली की जनता, तब ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का शीश महल बना रहे थे अपना। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारेंगे, क्योंकि जितना भी समय जब दिल्ली के लोगों को इनकी जरूरत थी ये दिखाई नहीं दिए, इनको ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। लेकिन अपने, और मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सारी चीजें निकालकर इसलिए लाया हूं ताकि पता चले। 17 मार्च 2020 जी, आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि उनका फोन कट गया था वो। हाँ, अब आप सुनिएगा शिवम त्यागी ने अभी तक क्या बोला। उन्होंने कहा है कि जो शीश महल का पूरा सीएजी रिपोर्ट आई है उसके चलते हालात ऐसे खराब हैं कि उनका चैलेंज है इस बार अरविंद जी नई दिल्ली की सीट से हारेंगे। ये उनका इल्जाम है, अभी तक उन्होंने इतना बोला है। फिर आप जवाब दीजिए, अपनी बात खत्म कीजिए। 30 सेकंड। 17 मार्च 2020 को अरविंद केजरीवाल के घर का टेंडर के लिए बात हुई। पीडब्ल्यूडी ने रिकमेंड किया कि इसमें जो है रेनोवेशन होनी है। 18 मार्च को, यानी कि 24 घंटे में, जहां डिपार्टमेंट सालों साल नहीं रेंगते वहां अप्रूव कर दिया। 7 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट एलोकेट हुआ, कहा गया कि 7 करोड़ 61 लाख रुपए लगेंगे। टेंडर निकला 8 करोड़ 60 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपया तो घर की फाइल बनने में ही घोटाला हो गया। छोड़ दीजिए, 8 करोड़ का टोटल, 8.25 करोड़ का टोटल खर्चा बताया और पे कितना किया? 33 करोड़ 66 लाख। सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि 25 करोड़ रुपए अपने घर में ज्यादा पे किए अरविंद केजरीवाल ने। कोई टेंडर नहीं हुआ। टेंडर के लिए जैसे टेंडर फ्लॉट करते हैं, नहीं, स्पॉट ऑन टेंडरिंग हो गई। अपने 3 लोगों को बुलाकर टेंडर दे दिया। 25 करोड़, मतलब ये हिंदुस्तान के केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति शायद होंगे जिसने घर बनाया अपना और उसी में 25 करोड़ का घोटाला कर लिया। आज सीएजी की रिपोर्ट करे, ये वही पार्टी है जो आए दिन शीला दीक्षित जी से लेकर देश के हर नेता को सीएजी रिपोर्ट पर घेरती थी। जवाब दीजिए इस पर। तो इनका चैलेंज है, घर पे गिरे हुए हैं अरविंद जी, और नई दिल्ली में ही अब हार का चैलेंज है। रीना गुप्ता। पद्मजा जी, घर बनाया पीडब्ल्यूडी ने। अगर कोई ऐसी सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम होएगी तो उसकी तहकीकात होगी। लेकिन पद्मजा जी, एक कुछ दिनों पहले सीएजी रिपोर्ट ये भी आई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से लगा वो तो जवाब दे दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने तभी। 5 लेन कैलकुलेट करके टोटल इन्वेस्टिगेशन दी थी। खैर, मैं फिर से पूछ रहा हूं, 250 करोड़, बताइए, 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ का टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था घर का? इस तरह से डिबेट नहीं होगा। में 35 सोने की सड़क बनाइए 250 रुपए में कैसे लगा दिए? 250 रुपए, जब ये इस देश में लोगों की जान जा रही थी, दिल्ली में आपके पास देने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, तब आप अपना घर बनाने से बैठ सड़क। पद्मजा जी, एक दिन आप और हम चलते हैं, जरा देख के आते हैं। मतलब ऊपर जो है 5 रुपए का पेन लगा के 20 रुपए की शर्ट पहन के नीचे 80 लाख रुपए का सिल्क का कारपेट। पर किलोमीटर का आदमी सिल्क का कुर्ता नहीं पहन पा रहा है। अगर आपको इनको बोलना है तो ये बोलना नहीं, जवाब देना पड़ेगा। एक जवाब का मौका दीजिए। शीला जी के मामले में भी हुई थी। आपने 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोला। नहीं, उनके 2 मिनट, आपने 2 मिनट बिना रोक टोक बोला, फोन भी कट गया। अब 2 मिनट उनका वक्त, फिर आप काउंटर कीजिए। पर जवाब दे दे, बोलिए। पद्मजा जी, अगर पहली बात तो सीएजी की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पहले आती है, विधानसभा में पेश होती है, उस पर डिस्कशन होता है, तो पता नहीं किसकी ये बात कर रहे हैं। कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात, अखबार में छपी है रीना जी, अखबार में छपी है, कल ही अखबार में छप गई थी। सीएजी की रिपोर्ट ऐसे पहले भी बाहर आती थी, 2G में भी आई थी। द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका टेंडर निकला था 18 करोड़ पर किलोमीटर का, और बाद में पेमेंट हुआ है 250 रुपए पर किलोमीटर का। तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में सोने लगा, हीरा लगा, जवाहरत लगा, क्या लगा? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। आयुष्मान भारत पे सीएजी रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि 7.5 लाख लोगों का नंबर रजिस्ट्रेशन एक नंबर पे हुआ है। हजारों लाखों लोग जो भगवान को प्यारे हो गए, उसमें भी आयुष्मान भारत में उनका पैसा निकाला गया। गुजरात में जबरदस्ती भारत का चुनाव नहीं है, दिल्ली के लोगों को लूट लिया। जवाब दीजिए। डाल दिया, मोतियाबिंद नहीं था, उनकी आंखों का ऑपरेशन करा दिया। ये सब निकला था आयुष्मान भारत
भारत की सीएजी रिपोर्ट में, उस पे कब कार्रवाई होगी? और पद्मजा जी, क्योंकि आपने कहा है कि कोई रिपोर्ट आई नहीं। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ दर्शकों को। कल के अखबार में छपा है कि सीएजी रिपोर्ट में, जिसपे साइन ऑफ किया था, जनवरी में शायद रिटायर हुए थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने दिसंबर में उन्होंने साइन ऑफ किया है और उसके कुछ अंश अखबार में छपे हुए हैं रीना जी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा डिस्कशन किया जा रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, शीला दीक्षित जी के 8 कमरों के घर में एसी जब लगे हुए थे, वो तो अय्याशी थी। आज अपने घर में भारतीय जनता पार्टी सही है कि कुछ टेबल हुई नहीं है, टेबल हुई नहीं है सीएजी रिपोर्ट, टेबल नहीं हुई है। नहीं, टेबल तो 2G में भी नहीं हुई थी, पर असेंबली में टेबल नहीं, लेकिन वो तो 2G में भी नहीं हुई थी। इस देश में कितनी सीएजी रिपोर्ट, आप मुझे बताइए। जब नितिन गडकरी जी पर विषय इन्होंने उठाया था, तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट आई थी? तब शीला दीक्षित जी पर इन्होंने विषय उठाया था, तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट आई थी? इन्होंने उठाया था, तब कौन सी रिपोर्ट आई थी? जेटली जी पर आया था, तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट आई थी? नहीं आई थी। ऐसे ही सीएजी रिपोर्ट दिखाकर तो आपने दिल्ली को लूटा। अब जवाब दीजिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, छोड़ दीजिए, मैं फिर से वही पर आना चाहता हूँ। इस देश में दिल्ली का व्यक्ति अपनी जान दे रहा था, जब उसके पास सांसें नहीं थी, जब ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठकर 1 करोड़ रुपए का किचन बना रहा था। भाई, प्रधानमंत्री जिस बार की कीमत 5 लाख है, उसमें बोतलें कितने लाख की होती होंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चश्मे पे कब मतलब क्या? ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, दिल्ली वालों की मौत हो रही थी, तब ये लोग यहाँ राशन नहीं दे पा रहे थे। 2-2 किलो राशन नहीं। अभी भी लोगों को याद होगा, आनंद विहार बस अड्डे पर लाखों की तादाद में लोग थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनको पानी तक नहीं दे पा रहे थे। आज ये बात करते हैं पूर्वांचलियों की, पूर्वांचली भाई जिनको आपने बाहर फेंक दिया था और अपना घर बना रहे हो बैठकर 100 करोड़ रुपए का। अरे 70 लाख के पर्दे, 70 लाख का फ्लैट आ जाता है नोएडा में, ये अपने बाथरूम के पर्दे 70 लाख के लगा रहे हैं। भाई, ये कौन सा डेवलपमेंट है? और जवाब चाहिए, जब शीला दी के 8 कमरे के घर में 15 एसी गलत थे, आज ये 45 एसी सही कैसे है? प्लीज चलिए अब जवाब दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को बुलवाना है तो वो बोलते रहे। नहीं, बोलिए रीना जी, आपका मौका है अब। देखिए पद्मजा जी, ये मैं जो कह रही हूं, पहली बात तो यह है कि सीएजी की रिपोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि वो विधानसभा के पटल पे रखी जाती है। पहले सीएजी रिपोर्ट वहां पे आती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के दोस्तों के साथ क्या लीक किया है, उस पर किसी को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये भी आई थी कि आयुष्मान भारत में किस तरह का घोटाला चल रहा है। 7.5 लाख लोगों का एक नंबर पे रजिस्ट्रेशन हुआ। कई ऐसे लोग, लाखों ऐसे लोग जो भगवान को प्यारे हो गए, उनके नाम से आयुष्मान भारत का पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, ये सब सीएजी की रिपोर्ट में लिखा था। कैसे? ठीक है, तो आप कह रही है कि ये पूरा सीएजी की रिपोर्ट जो अभी कोर्ट की जा रही है, ये मनोहर कहानियां है, पर किलोमीटर का बना दिया। पर मैं एक छोटा सा जितना मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करती थी, जब कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के आपने शीला दीक्षित की सरकार को अटैक किया था, तब भी तो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई थी। आप भी तो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही बोल रहे थे कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुआ है, जितना मुझे याद है, जितना मैंने उस वक्त रिपोर्ट किया था। समीर जी, बिल्कुल, देखिए पद्मजा जी, एक और चीज, एलजी विनय सक्सेना ने लेटर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और केक की जो रिपोर्ट आई है वो उस पटल पे रखिए। मुख्यमंत्री आतिशी को लगना चाहिए कि जब इतने आरोप लग रहे हैं तो तत्काल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाए, केक की रिपोर्ट जो है पटल पर रखे, उस पर चर्चा करें। तो मुझे लग रहा है कि जब आरोप लग रहा है सत्र बुला लीजिए ना। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप सत्र बुलाइए, केक की रिपोर्ट पटल में रखना है, आप उसके बाद भी सत्र नहीं बुला रहे हो। तो इसका रीजन ये है कि पता है कि अगर रिपोर्ट आप सदन में रखेंगे तो मीडिया में जाएगी और सारी बात बाहर आएगी। रीना जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये वो सदन में रख दी जाए, बिना किसी बात के अपना बहुमत साबित करके पटल पर बोलने के लिए सत्र बुला लेती है। स्पेशल आने वाले दिनों 3 बार बुला चुके हैं पहले ऐसे। ठीक है, उन्होंने चैलेंज ले लिया, सत्र बुलाया जाएगा और सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, ग्रेट। ये पद्मजा जी, अभी तक आयुष्मान भारत के स्कैम बुलाया जाएगा, पूछ लीजिए त्यागी ने, चुनाव के बाद और ये नहीं बताया नहीं, पर इस बीच में कब सीएजी दिन पहले लेटर लिखा था एलजी ने, 20 दिन हो गए लेटर लिखे। 2 साल से ऑडिट भी नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं, आप दोनों तो आमने सामने हैं, पर हम विश्वास वो करेंगे जो कांग्रेस कहेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा इसमें सदी हुई लाइन लेती है। बताइए कुशाग्र जी, जा रहा है क्या सीएजी में जो लिखा गया है ये मनोहर कहानियां हैं या इसमें कुछ सच्चाई का एलिमेंट है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन दोनों की नूरो किश्तों के बीच आपका ध्यान हमारी तरफ भी गया और हमें भी समय दिया आपने।
मैं इसमें पद्मा जी एक बात बोलना चाहूंगा कि दिल्ली आज जो त्रस्त बैठी है ना, वो इसी नूरा कुश्ती की वजह से बैठी है। जो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की कलई खोल रहे हैं ना, आज उसी का नतीजा है कि 12 साल में दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां साफ पीने का पानी ना मिलता है और जहां उन्हें सांस लेने के लिए हवा शुद्ध मिलती है और किसी भी तरीके से उन्हें जल नहीं, पर सीएजी रिपोर्ट कुशाग्र जी मारा जा रहा है। कुशाग्र जी, सीएजी रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है या नहीं है? अब मैं सीएजी रिपोर्ट पे आ रहा हूँ। जिस तरीके से शिवम त्यागी जी ने बात उठाई कोरोना की, तो कोरोना में जो बात है वो सिर्फ अरे हिंदुस्तान की क्वीन विक्टोरिया केजरीवाल पर भी 2 शब्द बोल दो। आप 20 मिनट से आप बोल रहे हो ना, थोड़ा सुनने की। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए। 12 साल से तो आप सत्ता में हो ही, तो थोड़े जवाब और सवाल हमें भी आपसे पूछने दो। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि बात पे बात बोलना चाहूंगा। कोरोना की बात इन्होंने करी, कोरोना का जो बुरा दौर दिल्ली ने देखा, उसमें ये दोनों सरकारें जिम्मेवार थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया और लोग दिल्ली में सड़कों पर मरते रहे और हॉस्पिटल के बेड के लिए लड़ते रहे। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। जब शीला दीक्षित जी की बात होती है, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने जब मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा था, जब इंडिया के अगेंस्ट करप्शन, जो जिसे आरएसएस बैक्ड बोला जाता है, जब ये रचा था, तब ये 360 पेजेस के आम आदमी पार्टी वाले शीला दीक्षित जी के खिलाफ सबूत लेके घूमते थे। आज तक उसका साबित कर पाए? आज की सीएजी रिपोर्ट, आज की सीएजी रिपोर्ट, जो सीएजी रिपोर्ट अभी जो अखबार में पब्लिश हुई है, जो जिसके आंकड़े हमारे पास आए हैं, इस देश में अखबारों पे सरकारें बदल गई। मैंने उनको जवाब देने दीजिए, आपको जवाब दे रहे हैं। अखबार में आई है ना सीएजी रिपोर्ट। हाँ, सुनने की भी तो हिम्मत रखा कीजिए। अखबारों में तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा 2019 में बहुत आया था, उस पर भी आपका जवाब बनता है और इनका भी जवाब बनता है। जो सीएजी रिपोर्ट आई है, और सीएजी रिपोर्ट जी 33 करोड़ का जो ये शीश महल बनवाने का केंद्र, ये आम आदमी पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगा है, और जिसका पूरी दिल्ली ने वीडियोस भी देखे हैं कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जो इस टाइम पे त्रस्त है, लोगों को अपना सरकारी वेतन नहीं मिल पा रहा है, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमामों को वादा किया गया था 2019 में हम पैसे देंगे, वो इनके दरवाजे पर खड़े हैं। और जहां पे केजरीवाल जी 33 करोड़ के शीश महल में अपनी सत्ता भोग रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है। और ये नई दिल्ली से केजरीवाल क्यों चुनाव हारेंगे? क्योंकि 5 साल में इन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। नई दिल्ली विधानसभा में कितने लोग एनडीएमसी के कर्मचारी हो, बाकी सब लोग हो, वो आज केजरीवाल से मिलने के लिए तरसते हैं। आपने कलई खोलने की बात कही, तो एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। आप भी अब डिमांड कर रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट के ऊपर जांच होनी चाहिए और जवाब मांगा जाना चाहिए, बट संडे को ऐसा बताया गया था हमें कि अजय माकन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कुछ कलई खोलने वाले हैं। उन्होंने देशद्रोही तक बोल दिया था पूर्व मुख्यमंत्री को, फिर तब से लेकर वो कलई बंद ही रही। क्या हो गया? देखिए, उसके ऊपर हमने अनिश्चित काल के लिए सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करी है, हमने उसको कैंसिल नहीं किया है। काल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बताइए अनिश्चित काल के लिए कैंसिल होने लग गई। सर ये तो पहली बार हमने सुना है कि उन्होंने इतने बड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी और अनिश्चित काल के लिए आपने देशद्रोह पर। दिल्ली चुनाव में अनिश्चित काल के लिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द। ये कभी कैंसिल नहीं और रद्द नहीं हुआ, तो गठबंधन की संभावना बनी हुई है। गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस का। बिदुड़ी को संभालने की जरूरत है। आप अपने रमेश बिदुड़ी के शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा देशद्रोह के मामले पर मैं खुलासा करने वाला हूं और अनिश्चित काल के लिए आपने स्थगित कर दिया देशद्रोह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो परसों क्या, ये तो 2 महीने पहले हो जाना चाहिए। देशद्रोह जैसा मुद्दा आप उसको स्थगित क्यों करेंगे? सही समय आने पर तथ्यों के साथ हम अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड रीना गुप्ता, 10 सेकंड रीना गुप्ता, फिर राशिद किदवई। 10 सेकंड रीना गुप्ता, क्योंकि अब दो तरफा आप पे हमला हो रहा है उसी मुद्दे को लेके। सीएजी रिपोर्ट आखिरकार घूम फिर के उन्होंने 33 करोड़ वाला मुद्दा बोल ही दिया, कांग्रेस ने भी। पद्मा जी, आपको याद होगा कि मोदी जी पहले एक दामाद जी का बहुत जिक्र करा करते थे कि दामाद जी ने ये घोटाला किया है, दामाद जी ने वो घोटाला किया है। अब तो मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो दामाद जी के खिलाफ कब कार्रवाई हो रही है, कब दामाद जी जेल में जा रहे हैं और कब पब्लिक को पता चल रहा है कि क्या क्या घोटाला हुआ है? पहले बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इस बात का शिवम त्यागी जवाब दें। दूसरी बात, पीएम केयर फंड की सीएजी रिपोर्ट कब आ रही है? पिछले 2 साल से पीएम केयर फंड का ऑडिट तक नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों इस समय कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड में गए थे, जो फॉल्टी वेंटिलेटर हुए थे जिसकी वजह से कितने लाखों लोगों की जानें गई थी, वो पीएम केयर से फंड से खरीदे गए थे। उसकी ऑडिट रिपोर्ट कब आएगी और उसकी सीएजी रिपोर्ट कब आएगी? इस बात का शिवम त्यागी ध्यान दें। जहां तक नई दिल्ली विधानसभा की बात है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पास, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
दोनों पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उनके पास क्या खूबी है? सिर्फ एक खूबी है कि दोनों के, एक की मां, एक के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा दोनों ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए इनको चैलेंज करा संदीप दीक्षित ने, आ जाए केजरीवाल जहां बोलेंगे वहां आके डिबेट कर ले उनसे। तो कह रहे हैं कि नई दिल्ली आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोनों कांग्रेस बीजेपी कह रहे हैं नई दिल्ली इस बार नहीं आपको केजरीवाल चुनेगी। की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा इस बार नई दिल्ली विधानसभा से। ये तो एक कदम आगे चलेगा, ये तो जमानत भी सब करवा रहे हैं। देखेंगे पद्मजा जी, आप भी यहीं पे, हम भी केजरीवाल जी यहीं के पे। आपको पता लगेगा देखते हैं कि जितना जनता के मन में केजरीवाल जी के लिए गुस्सा है, और अगर आप काम की बात कर रही है ना, तो संदीप दीक्षित जी ने नई दिल्ली विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने ओपन चैलेंज केजरीवाल को दिया है, और मैं टीवी9 भारतवर्ष पर पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी मंच से कहीं भी केजरीवाल जी आके संदीप दीक्षित जी के साथ एक ओपन डिबेट कर लें कि 12 साल में आपने क्या काम किया है और 10 साल में संदीप दीक्षित जी ने अपने सांसद रहते हुए क्या काम करा, और 15 साल की हमारी कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के लिए क्या काम करा। कहिए, बोलिए, अगर आपको ये मंजूर है और आप केजरीवाल से आप जाके ये सुनिश्चित करवाइए कि जनता भूली नहीं है कैसे 14-14 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। दिल्ली की जनता नहीं भूली है कैसे 14-14 घंटे के पावर कट लगते थे, और हर साल आप लोग बिजली के रेट बढ़ा देते थे। सब याद है, नहीं, याद है दिल्ली एक सेकंड, पर ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पर कही गई है। राशिद किदवई साहब, क्या आपको सच में लगता है चुनाव में लोग अतिशोक्ति होती रहती है, पर कभी मेरे को ये याद नहीं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी मतलब कह रहे हैं कि मैं भावी मुख्यमंत्री भी हूं, उनके लिए ऐसा कोई आकर के कह दे कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी? क्या सच में ये मुद्दा इतना बड़ा है जमीन पर जितना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही है? ये सीएजी रिपोर्ट का मामला। पद्मजा देखिए, ये सारा प्रचार और प्रसार का एक तरीका है कि आप कोई ऐसी बात बिल्कुल चौंका देने वाली ऐसी बात बोल दे, चाहे वो बड़बोलापन हो, और उससे उसको लोगों का ध्यान आकर्षित करे। देखिए, आज आपने बड़े संजीदा, बड़े गंभीर मुद्दे उठाए। मैं एक सीएजी रिपोर्ट के बारे में जरूर एक बात कहना चाहूँगा। उसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता है और होता आ रहा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान लगाए, और सीएजी ने भी पता नहीं कितने जीरो बढ़ा करके बातें करी, और जो अदालतों में नहीं ठहर पाई। और चाहे वो 2G का मामला हो, चाहे CWG का मामला हो, कोई भी चीज मोदी सरकार पिछले 10 साल में साबित नहीं कर पाई। तो इस बात का भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, सीएजी रिपोर्ट एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है। उस टेक्निकल रिपोर्ट के साथ आज जाएंगे तो कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार, वो काम नहीं कर सकती है। मैं कोई सीएजी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी सिर्फ सिस्टम बता रहा हूं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि सदन बुलाया जाए, वो इसकी जांच क्यों नहीं कराते कि जो तमाम अगर अनाप शनाप पैसा खर्च हुआ है तो उसके लिए वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शन दिया, या उन्होंने फाइल के ऊपर कोई उसकी एडवर्स नोटिंग की? ये बात भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, उसके जो अधिकारी हैं, वो तमाम लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, और वो तरीका एग्जीक्यूटिव हेड है। तो इसलिए उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। वो कह रहे हैं असेंबली में हो जाए ताकि और इंपॉर्टेंट राजनीतिकरण हो। सीएजी का राजनीतिक बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो मानता हूं कि कहा गया कि सीएजी जो है वो पॉलिटिकली चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स पहले भी बाहर आती रही है। ठीक है, मैं आपके आवाज से आवाज मिलाता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही सच्चे, साफ और ईमानदार हैं, तो मैं दिल्ली की जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अपने घर के दरवाजे खोल दे। जनता खुद तय कर लेगी जाकर कौन सा पर्दा 80 लाख का है, कौन सा टोटो का टॉयलेट 4 लाख का है, कौन सा सिल्क का कारपेट 1 करोड़ रुपए का है, कौन सा मिनी बार जिसमें करोड़ों रुपए की शराबें रखी हैं, कौन से ऐसे पर्दे हैं, कौन सा ऐसा इटालियन मार्बल है, क्या क्या विट्रिफाइड टाइल्स, न जाने क्या क्या, तो जानते भी नहीं। जनता के लिए खोल दो, चैलेंज है मेरा आपको। ठीक है, जवाब देती हूँ, दीजिए मुझे 5 सेकंड। बोलिए 5 सेकंड। रीना गुप्ता, चैलेंज। घर में कोई घुस भी नहीं सकता, राज्यसभा सांसद महिला घुस जाती है तो उनको पीट देते हैं आप लोग। ठीक है, बोलने दीजिए अब उनको, आपने चैलेंज अगर दिया है तो। रीना गुप्ता, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी ना मुझे महिलाओं पे तो प्रवचन ना दे। कुलदीप सिंह सेनगर और ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी महिलाओं पे प्रवचन ना दे। पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं आपको, हमें पता है महिलाओं के बारे में बिदुड़ी ने क्या बोला है। दिल्ली की महिलाएं दरवाजे खोलेंगे कि नहीं, देश प्रदेश की जनता देखना चाहती है। इस बात का इस बार आपको दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी की झोपड़ी वो खुद देख ले, वो भी हमें पता है। इसलिए आप तो शांत होकर बैठिए। शीश महल के दरवाजे, जितना बड़ा बलात्कारी है उसका उतना बताइए। हम अपने सीएम का घर भी नहीं देख सकते, दिल्ली में रहने वाले लोगों को इतना भी अधिकार नहीं बन जाता। आपकी पार्टी शीश महल के दरवाजे खुलवा दीजिए, देख लेंगे सब। दिल्ली की महिला भी देख रही है और देश की महिला भी देख रही है। शीश महल
और आप भी शांत होकर बैठिए और सुनिए। जनता के लिए खोलेंगे कि नहीं? शांत होकर बैठिए और सुनिए। देखिए पद्मजा जी, जनता के बीच में आपको जवाब दे रही हैं आपके चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही, बताइए। हमारे देश के सर्वोच्च नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। तो सबसे पहल भारत के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की आवाज एक बार खोल दिया जाए और वो जो चांदी के और सोने के वहां पे चम्मच और वो कटलरी है वो हम लोग देख लें, उसके बाद पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों की आवाज भी खोल दिए जाएंगे। शुरुआत होनी चाहिए देश और दुनिया के सभी लोग आकर मिलते हैं। उनके नाम स्वीकार अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी जब मिलना चाहे मिल सकते हैं, लेकिन वो आदमी जो दिन रात बैठकर जनता के बीच में ये कहता था कि हमारे विधायक लोगों के बीच में ही रहेंगे, अपने घर में ही रहेंगे, आज इतना डर गया है कि जनता को अपने घर में बुलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, पर एक शायद इसका एक बहुत 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 बड़ा पहलू है जो कई लोग बात नहीं कर रहे हैं। समीर जी, सब बातें की जा रही हैं मशरूम की और पर्दे की और टॉयलेट की, पर सीएजी की रिपोर्ट के कुछ और भी पहलू हैं जो जांच का विषय है, जो घोटाला है, करप्शन की बात कही गई है, शायद वो ज्यादा गंभीर है। समीर जी, आखिरी 30 सेकंड। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है पद्मा जी। अगर इसकी पूरी जांच होगी तो करप्शन एक बड़ा इशू निकल के आएगा। सिर्फ मैटर ये नहीं कि भैया 10 लाख के पर्दे लग गए और 40 लाख का टॉयलेट लगा लिया इन्होंने, या बाकी कारपेट 40 लाख का लगा लिया है, टीवी लगा लिया है। जो पैसा सैंक्शन हुआ था उससे कितने का बिल बना है, ये जब पूरी जांच होगी तो मुझे लग रहा है इस मामले में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का जो करप्शन हुआ है, जो पैसों का आदान प्रदान कहीं गया हुआ, उसकी जांच होगी। मुझे लग रहा है इसमें करप्शन एक बड़ा इशू है और भारतीय जनता पार्टी इसकी अगर जांच करवाती है और इशू को जनता के बीच लेके जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक्साइज का जो आबकारी का घोटाला था उससे यह कई बड़ा घोटाला निकलेगा। और ये सब चुनाव के नतीजों के अलग है। चुनाव एक तरफ है कोई घोटाला और ये पूरी रिपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये नहीं कह सकते कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अपने घर के अंदर अपना पैसा इस्तेमाल किया है, कोई घोटाला नहीं हुआ केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। और इसके लिए पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, पहले टेबल होनी चाहिए रिपोर्ट। और अभी जितना मेरे को याद है 2 अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई की तत्काल बुला लेना चाहिए ना, बुला लीजिए। नहीं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और ये डिबेट लंबी चलेगी, वक्त एकदम खत्म होगा। इसका दूसरा पहलू ये, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने वाले लोग आकर बता देना देश को कितने पैसे लगे हैं, सीधा हो जाएगा। ठीक है, पर इसकी जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मामला नहीं सुलटाया जा सकता। जनता के सामने पूरा सच आना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर ना रह जाए। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।